Good evening, everyone. Hello, once again, welcome to my channel चंदन सर केमिस्ट्री वाला. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास. ठीक है, क्या डिस्कस करना है? एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास. तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मैटर के बारे में, और मैटर किस चीज से बना हुआ है ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा कि एटम इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर. ठीक है, एटम सबसे छोटा पार्ट है जो आपस में मिलकर मॉलिक्यूल, एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं और मॉलिक्यूल फिर आपस में मिलके मैटर बनाते हैं. तो हम बेसिक कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. अब बात आती है कि एटम्स का जो भार है, मास है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. आपको पता है कि नॉर्मल जब हम कोई चीज लेने जाते हैं इन टर्म्स ऑफ वेट, तो हम लोग बात करते हैं कि हमें 1 किलो शुगर दे दो, 1 किलो आटा दे दो. हम किलोग्राम के रूप में कोई चीज मानते हैं. उसी को हम छोटा कर दें तो हम लोग 1 ग्राम तक पहुंच सकते हैं, मिलीग्राम तक पहुंच सकते हैं. जैसे हम गोल्ड परचेज करते हैं तो उसमें 10 मिलीग्राम को एक तोला बोलते हैं हम लोग. उसके बेसिस पे हम लोग सोने की खरीद करते हैं. लेकिन जब हम एटम की बात करते हैं तो ग्राम या मिलीग्राम जो है वो एटम के मास के उसको यदि कंपेयर करें तो एक एटम का जो मास है वो 1 ग्राम या 1 मिलीग्राम से भी बहुत कम होता है. तो ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए साइंटिस्ट ने एक कंसेप्ट दिया, जिस कंसेप्ट को हम लोग नाम देते हैं कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास यूनिट. इसको इनिशियली बोला जाता था AMU, लेकिन आजकल इसके लिए जो सिंबल दिया जाता है ओनली U. इसको U से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट. तो जिस भी चीज का एटॉमिक मास हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है उसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं. अब 1U या 1 AMU की बात करें, इसका मास कितना होता है? सो दिस इज इक्वल टू 1 into 10 raised to power -27 किलोग्राम. आप देख सकते हो कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो कितना छोटा होता है इन टर्म्स ऑफ ग्राम और किलोग्राम. ग्राम में इसको कन्वर्ट करना है तो देन इट कम्स आउट टू बी 1.6605 into 10 raised to power -24 ग्राम. तो आप देख सकते हैं कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 1 ग्राम से कितना छोटा है. तो ये जो सारे का सारा कंसेप्ट है ये कार्बन के 12 आइसोटोप पर आधारित है. इट इज बेस्ड अपॉन C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन. ठीक है, उसको बेस माना जाता है. और इस कार्बन के मास का 1/12 पार्ट, इसका जो 12वां हिस्सा है उसको बोला जाता है 1 एटॉमिक मास यूनिट. That is 1/12 part of mass of carbon, which is taken to be 12 on this scale, that is AMU scale. ठीक है, अब किसी भी चीज का एटॉमिक मास क्या होता है? That is given in terms of atomic mass unit when compared with C12 isotope of carbon, whose mass in atomic mass unit scale is taken to be या is fixed to be equal to 12 atomic mass units. इसका 12वां हिस्सा उसको बोलते हैं हम लोग 1 एटॉमिक मास यूनिट. जैसे अब बात करें हम लोग एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की बात यदि आप देखेंगे बुक्स में तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन टू बी 1U. ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीजन इज 8U. क्लोरीन का हो गया 35.5. तो दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स. जैसे हाइड्रोजन का एटम है उसका एटॉमिक मास 1U से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट. ऑक्सीजन 8
and chlorine that is 35.5 atomic mass unit. So these are the atomic masses. अब बच्चे कंफ्यूज करते हैं एटॉमिक मास और सेकंड इसके साथ जो कंफ्यूजन वाली चीज होती है वो होती है मास नंबर. अब ये मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज द सम ऑफ total number of protons and neutrons which are present in the nucleus of an atom. अब आपको पता है कि एटम में टोटल 3 कंस्टिट्यूएंट हम लोग मेन लेते हैं. न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और उसके बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो मास नंबर is represented by symbol A. This is equal to Z plus N, where Z is number of protons and this is number of neutrons. इसको आप लोग बोलते हो mass number. A is the symbol of mass number, Z is the number of protons, N is number of neutrons. तो टोटल जितना भी आता है उसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर. So mass number is always in the form of an integer. इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, डेसिमल वाली वैल्यू इसकी नहीं होगी, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का एक डेफिनेट नंबर होगा. जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का 3 इसके आइसोटोप्स होते हैं. एक का एटॉमिक नंबर भी 1, मास नंबर भी 1. ठीक है. उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है. उसका मास नंबर भी 1 और एटॉमिक नंबर भी 1 है ना, जिसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. H11, this is atomic number, this is mass number, this is number of protons, this is mass number, that is again 1. मतलब इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है. दूसरा, हाइड्रोजन का ये एक दूसरी तरह का एटम होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H1 नीचे लिखते हैं और 2 ऊपर. इसका मतलब क्या हुआ कि उसका एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2. तो एटॉमिक नंबर 1 मतलब उसमें प्रोटॉन 1 है, प्रोटॉन 1. तो अब सेकंड ये 2 कहां से आया? तो इसका मतलब उसमें एक न्यूट्रॉन है. तो इन चीजों को आप बोलते हैं आइसोटोप्स. ये जो 3 चीजें होंगी इनको बोलेंगे आइसोटोप्स. आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स. तो डिफरेंट मास नंबर का कारण क्या है कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, जिसकी वजह से इसका मास नंबर अलग अलग आ रहा है. तो मास नंबर हमेशा इंटीजर होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है, सॉरी एटॉमिक मास जो है वो एक डेसिमल में भी आपको मिल सकता है. मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये डेसिमल वाले केसेस में मिलेगा या डेसिमल की फॉर्म में मिलेगा. जैसे क्लोरीन 35.5. तो है क्या ये? क्लोरीन का इतना क्यों आया, डेसिमल में क्यों आया? क्योंकि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं. क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं जिसका आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35. और दूसरा इसका आइसोटोप है क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर दोनों में, और ऊपर मास नंबर आप देख सकते हैं डिफरेंट है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है. इसमें 18 न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें 20 न्यूट्रॉन्स हैं. अब इसका मास नंबर या सॉरी एटॉमिक मास हम लेते हैं 35.5. ये वैल्यू कहां से आई? ये हम इनका एवरेज निकालते हैं बाय नोइंग देयर रिलेटिव अबंडेंस इन नेचर, कि नेचर में उनकी परसेंटेज क्या है. जैसे नेचर में बात करें तो नेचर में ये 75% होता है क्लोरीन 35 आइसोटोप, और 25% होता है क्लोरीन का 37 आइसोटोप. तो इसको यदि आप एवरेज इसकी निकालें तो इस तरीके से इसकी एवरेज आप लोग निकालोगे 37 into 0.25. So this comes out to be 35.5. So this is the average atomic mass of chlorine. तो एवरेज का मतलब होगा जितने भी आइसोटोप्स हैं उनकी रिलेटिव अबंडेंस हमें पता हो, उसके बेसिस पे हम लोग इसका एवरेज एटॉमिक मास जो है हम निकाल सकते हैं. तो इस वजह से ये डेसिमल में आया, क्योंकि इसका एवरेज निकाल रहे हैं हम लोग. I think it is clear up till now. That is atomic mass unit और atomic masses हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये हो गया एटॉमिक मास. उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ मॉलिक्यूलर मास. सेकंड इज
मॉलिक्यूलर मास। अब ये मॉलिक्यूलर मास भी हम बोल सकते हैं इट इज रिलेटिव molecular mass. Why it is relative molecular mass? Because it is again compared to 1/12 the mass of carbon which is fixed to be 12 AMU और 12 U. उसके हिसाब से इसको कंपेयर करना है कि कोई चीज इस मास से कितने गुना भारी है। कितने गुना भारी होगी उसको हम बोल देंगे दैट इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। अब आपको पता है कि जो भी मॉलिक्यूल है वो किस चीज से बना हुआ, एटम से। तो मॉलिक्यूलर मास आप लोग निकाल सकते हैं बाय फाइंडिंग आउट या बाय knowing the atomic masses of different constituent atoms. जैसे फॉर एग्जांपल बात करें हम लोग molecule of water. So this is containing 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. So how we can calculate its molecular mass? 2 into atomic mass of hydrogen. कितना था हाइड्रोजन का मास? 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16. तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल इसका मास कितना हो गया? 18 AMU या 18U. इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. सिमिलरली वी आर हैविंग नेक्स्ट मॉलिक्यूल दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. इसमें यदि बात करें तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, 2 atoms of oxygen, each is having atomic mass 16. तो टोटल कितना हुआ? 12 प्लस 32, मतलब टोटल हो गया 44 AMU और 44U. तो ये हो गया रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इस तरीके से बाय नोइंग द एटॉमिक मासेस वी कैन फाइंड आउट द molecular mass of the particular substance, right? तो आज हम फिलहाल इतना ही करते हैं. This was about atomic mass and molecular mass and how to calculate it. Tomorrow we'll be taking up the concept dealing with formula mass. Hope you must have learnt all the topics very nicely. I have tried to explain in a very simple way. उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे का सारा समझ आ गया होगा. तो आप सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और दूसरे साथियों को भी आगे से आगे भेजें ताकि वो भी केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स को अच्छे ढंग से समझ सकें. विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच. यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. आई ट्राई टू एक्सप्लेन योर डाउट्स. Once again, thank you. Jai Hind, Jai Bharat.